हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों साउंड से रिलेटेड, जो कि साइंस का चैप्टर है। तो साइंस का चैप्टर भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखकर हम साइंस का टॉपिक जो कि साउंड चैप्टर लेके आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों साउंड चैप्टर, जो कि हिंदी में उसे ध्वनि बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर साउंड। तो शुरुआत करने से पहले बता दें, ये हमारे चैनल का लोगो है। तो अगर आपको हमारे चैनल पे अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं ध्वनि चैप्टर से दोस्तों। चलिए ध्वनि का शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं ध्वनि चैप्टर का। ध्वनि की बात करें दोस्तों तो ध्वनि जो है, ध्वनि का अगर पूछे कि ध्वनि का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक में। पूछ दे अगर एग्ज़ाम में कि ध्वनि का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक में किया जाता है। किस में किया जाता है ध्वनि का अध्ययन? तो एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक कितने देर तक बना रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक 1/10 सेकेंड, यानी अगर दशमलव में बात करें तो 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्रुति निबंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्रुति निबंध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि जो कि साउंड कहलाता है, और ध्वनि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक में किया जाता है। किस में किया जाता है ध्वनि का अध्ययन? तो एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे हम लोग कहते हैं श्रुति निबंध। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है, जो हमारे कानों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है, जो हमारे कानों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल अगर पूछ दे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है दोस्तों। अगर पूछ दे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या कंपन से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, माध्यम में कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, ध्वनि की चाल भी उतना ही अधिक होगा। माध्यम में अगर कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माध्यम में कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए ध्वनि को चलने के लिए? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, उसके लिए क्या चाहिए? माध्यम हमेशा चाहिए ही चाहिए। अच्छा बताइएगा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए क्या? तो नहीं, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर देती है।
तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है, अर्थात निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अच्छा, ध्वनि पदार्थ के सभी अवस्थाओं में गमन करती है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अब तो पदार्थ की 3 अवस्था रही नहीं, अब तो 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्वनि की चाल केवल ठोस, द्रव, गैस में ही तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करेगी, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ध्वनि का तारतम्य से रिलेटेड क्या है। तो ध्वनि में पिच से क्या रिलेटेड है। तो ध्वनि में जो पिच होता है, आवाज़ का मोटापन और पतलापन किससे होता है, पिच के कारण। तारतम्य के कारण ही आवाज़ का मोटापन एवं पतलापन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतला होने का क्या कारण है, ये प्रश्न आया भी है एग्ज़ाम में। तो महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतला होने का कारण है महिला की आवाज़ का पिच का ज़्यादा होना। महिला की आवाज़ का पिच ज़्यादा होना। ठीक है, तो ध्वनि यानी पिच आवाज़ में मोटा या पतलापन, मोटापन या पतलापन किसके कारण होता है, पिच के कारण। तो महिलाओं में आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतला होने का कारण है महिला की आवाज़ की पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, तीव्रता की बात करते हैं, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी से क्या होता है, तो आवाज़ में तेजपन और धीमापन, आवाज़ में तेजपन और धीमापन किसके कारण होता है, तो तीव्रता के कारण होता है, इंटेंसिटी के कारण होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तीव्रता यानी इंटेंसिटी आवाज़ में तेजपन एवं धीमापन किसके कारण होता है, तो तीव्रता के कारण होता है। आवाज़ में मोटापन और पतलापन किसके कारण होता है, तो पिच के कारण होता है। पिच यानी हिंदी में बोले तो तारतम्य के कारण होता है ऐसा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें तीव्रता में कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ध्वनि को या ध्वनि के तीव्रता को किससे मापा जाता है, अगर पूछ दे तो ध्वनि के तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो ध्वनि के तीव्रता को डेसिबल से नापा जाता है। किससे मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से। ध्यान रखिएगा, किससे मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगर पूछ दे कि डेसिबल का मात्रक किसके नाम पे रखा गया है, तो डेसिबल का जो मात्रक है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है, तो डेसिबल का मात्रक जो है ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गुणता की। गुणता यानी क्वालिटी की। तो क्वालिटी की बात करें तो आवाज़ में भिन्नता किसके कारण होती है, तो आवाज़ में, याद रखिएगा, आवाज़ में मोटापन और पतलापन पिच यानी तारतम्य के कारण। आवाज़ में तेजपन, जैसे हम अभी स्पीड में बोलें तो आवाज़ में तेज आ गया, अगर हम स्लो बोलें तो धीमा हो गया, यानी तीव्रता के कारण। तो तीव्रता को अगर मापते किस में है, तो डेसिबल में मापते हैं। अच्छा, डेसिबल किसके नाम पे रखा गया है, तो ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया है। ठीक है, गुणता की बात करें यानी क्वालिटी की बात करें तो आवाज़ में भिन्नता होने के कारण गुणता होता है। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि आवृत्ति का मात्रक, गुणता यानी क्या होता है, आवाज़ में भिन्नता। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज।
आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं ध्वनि के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि की बात करें तो जो सुनाई दे देता है, जो सुनाई दे उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो सुनाई दे दे उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो सुनाई दे उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो सुनाई न दे, यानी हम लोग उस आवाज़ को इतना धीमा होना कि वो सुनाई ही ना दे, तो उसे क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। जो सुनाई दे दे, श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिएबल साउंड, यानी सुन सकते हैं, ऑडिएबल साउंड। और जो सुनाई न दे, एकदम धीमा आवाज़ हो, उसे क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार कर जाए यानी जो इतना आवाज़ करे कि वो हम लोगों को लगे कि अब कान बंद करने का ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्रव्य ध्वनि। उसे क्या कहते हैं? प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो प्रश्रव्य ध्वनि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसे। अब आ जाते हैं 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम अगर सुनाई दे रहा है तो अश्रव्य ध्वनि की कैटेगरी में आ जाता है। कौन से कैटेगरी में आता है? तो 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य ध्वनि के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी अगर हम बोल दें 20 हर्ट्ज से 2kHz, तो 2kHz तक कितना हो जाता है? श्रव्य ध्वनि। यानी हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अगर इसे शॉर्ट में अगर नहीं लिखा है 2kHz, तो इसे भी मान्य रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं 20K हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर वॉल्यूम हो या आवाज़ है तो वो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, अर्थात प्रश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं दिल की धड़कन एवं भूकंप को। दिल की धड़कन एवं भूकंप ये कैसा ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है? तो ये अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसा ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है? अश्रव्य, यानी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। अश्रव्य ध्वनि यानी अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, जिसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या लगाना पड़ता है हम लोग को? डॉक्टर क्या लगाते हैं? दिल की धड़कन को सुनने के लिए आला लगाते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। भूकंप आने पर सबसे पहले जानवर चौकन्ने होकर इधर उधर भागने लगते हैं। पता है क्यों भागते हैं? जानवर चौकन्ने होकर क्यों भागते हैं? तो क्योंकि जानवर जो है हम लोग से काफ़ी कम आवाज़ को वो सुन सकते हैं, यानी अश्रव्य ध्वनि को भी, इंफ्रासोनिक साउंड को भी वो सुन सकते हैं। इसीलिए भूकंप वगैरह आने पे वो लोग जल्दी ही अलर्ट हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो उनसे सीखना चाहिए, अगर वो भागे तो समझ जाइएगा कि भूकंप आया है, लेकिन ऐसा बात है नहीं, वो ऐसे ही भागते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को भूकंप के अश्रव्य ध्वनि को सुनने में सक्षम है। चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ जो है प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके अंधेरे में भी अपना शिकार पकड़ लेता है। चमगादड़ जो है अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके अंधेरे में भी अपना शिकार पकड़ लेता है। चमगादड़ जो है प्रश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करके अंधेरे में भी अपना शिकार को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्रव्य ध्वनि की बात करें दोस्तों, तो प्रश्रव्य ध्वनि
प्रस्रव्य ध्वनि से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो इसे ध्यान रखिएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में उपयोग किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाएगा, तो आप लोग को अगर पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में टिक आउट कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल में पहला है, मशीन के छोटे छोटे कल पुर्जों को साफ करने में। मशीन के छोटे छोटे कल पुर्जों को साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग मशीन के छोटे छोटे कल पुर्जों को साफ करने में किया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरा है, ऊंचे चिमनियों को, जो भट्ठी होते हैं, जो मतलब ईंटा बनाने वाला भट्ठी वगैरह होते हैं और कुछ भी भट्ठी होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे चिमनियों को साफ करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पहला, मशीन के छोटे छोटे कलपुर्जों को साफ करने में प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ऊंचे ऊंचे चिमनियों को साफ करने में भी प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बात करें तो तीसरा है, महंगे कपड़े को साफ करने में। महंगे कपड़े को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मशीन के छोटे छोटे कलपुर्जों को साफ करने में, ऊंचे चिमनियों को साफ करने में और महंगे कपड़े को साफ करने। और नेक्स्ट आगे है, दूध के हानिकारक जीवाणुओं को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध के हानिकारक जीवाणुओं को मारने में प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है दूध में हानिकारक पदार्थों को मारने, जीवाणुओं को मारने में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में। हमारे शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ट्यूमर का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग, किस प्रध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनार, फैदोमीटर, सोनोग्राफी, सोनार, फैदोमीटर, सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि पर कार्य करता है। सोनार जो है और फैदोमीटर और सोनोग्राफी, ये सब जो है प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है मशीन के छोटे छोटे कलपुर्जों को साफ करने में, ऊंचे चिमनियों को साफ करने में, महंगे कपड़े को साफ करने में और दूध के हानिकारक जीवाणुओं को मारने में। आगे है, ट्यूमर का पता लगाने में। सोनार, फैदोमीटर, सोनोग्राफी आदि यंत्र जो है प्रस्रव्य ध्वनि पर कार्य करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तरंग। तरंग कहते किसको हैं? तो पहले तो ध्यान रखिएगा तरंग किसको कहा जाता है, ये पहले ध्यान रखिए। तो तरंग माध्यम में उत्पन्न हलचल, जिसे विक्षोभ साइंस के भाषा में कहेंगे तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहा जाता है। तरंग किसे कहते हैं? तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो वेवलेंथ कहा जाता है तरंगदैर्ध्य का मतलब तरंग की लंबाई। तरंगदैर्ध्य का मतलब है तरंगदैर्ध्य का मतलब है तरंग की लंबाई। और तरंग किसे कहते हैं? तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ यानी हलचल को तरंग कहते हैं। और तरंगदैर्ध्य
वेवलेंथ, तो तरंगदैर्ध्य का मतलब है तरंग की लंबाई। तरंगदैर्ध्य का मतलब है तरंग की लंबाई। तो तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य होता है 2 क्रमागत श्रृंगों की लंबाई। 2 क्रमागत श्रृंगों की लंबाई। 2 क्रमागत श्रृंगों की लंबाई क्या कहलाता है? तरंगदैर्ध्य कहलाता है। 2 क्रमागत श्रृंगों की लंबाई तरंगदैर्ध्य कहलाता है। 2 क्रमागत गर्तों की लंबाई तरंगदैर्ध्य कहलाता है। ठीक है। 2 क्रमागत संपीड़नों की लंबाई। 2 क्रमागत संपीड़नों की लंबाई, 2 क्रमागत विरलनों की लंबाई तरंगदैर्ध्य कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं तरंगदैर्ध्य का संकेत क्या होता है। तो तरंगदैर्ध्य का संकेत होता है दोस्तों लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य का संकेत होता है लैम्डा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्ध्य का संकेत होता है लैम्डा। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक अगर पूछ दे, तरंगदैर्ध्य का संकेत तो हमने जान लिए कि तरंगदैर्ध्य का तरंगदैर्ध्य का संकेत लैम्डा होता है। ठीक है। अगर पूछ दे तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक तो मीटर। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है। तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक भी होता है। अगर पूछ दे एसआई मात्रक तो मीटर, अगर ना दिया है ऑप्शन में तो तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम। अच्छा बताइएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर बताइएगा कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक एंगस्ट्रम होता है और तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। और अन्य मात्रक पूछेगा तो एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? तो वे तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वे तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे को तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ही, क्योंकि वो निर्वात में तो गमन कर नहीं सकती है। तो वे तरंगे, वे यांत्रिक तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती हैं? वे तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती हैं? ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। दूसरा है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे में कौन आ जाते हैं? तो वे तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्या कहलाती हैं? तो वे प्रकाश तरंगे होती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में कण आगे पीछे यानी दाएं बाएं चलता है। अगर पूछे कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण कैसे चलता है, ऊपर नीचे चलता है, दाएं बाएं चलता है, एक ही ओर चलता है या दोनों ओर चलता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में कण आगे पीछे यानी दाएं बाएं चलता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग में कण आगे पीछे यानी दाएं बाएं चलता है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? समांतर होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? तो समांतर होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? तो समांतर होती है। संपीड़न की बात करें दोस्तों, संपीड़न यानी होता है जिसके कण समीप होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संपीड़न कहते हैं।
जिसके कण समीप होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। जिसके कण समीप होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जिसके कण समीप होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। ठीक है, संपीड़न में घनत्व और दाब विरलन की तुलना में अधिक होती है। यहाँ बता दें कि संपीड़न में जो है, संपीड़न में घनत्व और दाब विरलन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा इसे। विरलन की बात करें, जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग अब आ जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग में कण ऊपर नीचे कैसे होते हैं? ऊपर नीचे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में कण ऊपर नीचे होता है। जैसे कैसे यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में कण ऊपर नीचे होता है। अनुप्रस्थ तरंग में कण जो है ऊपर नीचे होता है। अनुप्रस्थ तरंग में कण जो है ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कण की दिशा और तरंग की दिशा लंबवत होती है। इसमें कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? तो लंबवत होती है। इसमें कण की दिशा, अच्छा, और अनुदैर्ध्य तरंग में कैसी होती है? तो कण आगे पीछे चलता है, यानी दाएं बाएं चलता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में लंबवत चलती है। इसमें कण की दिशा और तरंग की दिशा लंबवत होती है। अच्छा, उसमें अनुदैर्ध्य तरंग में कण की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है? समांतर होती है। और इसमें अनुप्रस्थ तरंग में, तो इसमें कण की दिशा और तरंग की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त बनाता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है श्रृंग और गर्त बनाता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है श्रृंग और गर्त बनाता है। ठीक है, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं, और जबकि नीचे वाला को गर्त कहा जाता है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? यहाँ देख लीजिएगा, ऊपर वाला को क्या कहते हैं यहाँ? तो ऊपर वाला को कहते हैं श्रृंग। ऊपर वाला को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। आगे आ जाता है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम की बात करें दोस्तों, तो आयाम किसे कहते हैं? तो तरंग में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। तरंग में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। तरंग में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आयाम को मीटर से मापते हैं। अगर पूछ दे आयाम को किससे मापते हैं, तो आयाम को मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है आयाम को? तो आयाम को मीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आयाम को किससे मापा जाता है? तो आयाम को मीटर से मापा जाता है।